क्या कहना चाहते हो? क्या वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। माय नेम इज वाईके रस्तोगी। तो हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इलास्टिक कांस्टेंट्स, और इलास्टिक कांस्टेंट्स में सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर स्ट्रेन के बारे में देखा, लैटरल स्ट्रेन के बारे में देखा, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, इंजीनियरिंग मेटल्स के लिए किस तरीके से पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हम लोग लेते हैं, लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन में क्या रिलेशन है। उसके बाद में फिर यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टम, टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम और थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में देखा। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट केसेस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, और बल्क मॉडुलस के बाद में फिर हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ई, जी एंड के। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और के जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस, इसको हिंदी में आयतन मापांक कहते हैं। आयतन मापांक। ये एक स्पेशल केस है। इसमें अभी डिफिनीशन मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप फिगर देखिए, फिगर समझिए, फिगर क्या कह रहा है। ये एक मैंने बॉडी लिया हुआ है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, और इसमें सभी फेसेस पर, इसके जितने भी फेसेस हैं सभी फेसेस पर इक्वल डायरेक्ट स्ट्रेसेस लग रहे हैं। इक्वल और लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस। अभी लाइक का भी मतलब समझ लीजिएगा और इक्वल का भी मतलब समझ लीजिएगा। मतलब सभी डायरेक्शंस में, एक्स डायरेक्शन में मतलब सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, और सारे के सारे जो स्ट्रेसेस हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो हैं, वो टेंसाइल नेचर के हैं। यहाँ पर जो मैंने दिखाया हुआ है वो सारे के सारे कैसे हैं, टेंसाइल नेचर के हैं। ठीक है, आप सारे कॉम्प्रेसिव भी कर सकते हैं, बस होने चाहिए लाइक। ठीक है, एक तो इक्वल होना चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेस होना चाहिए। डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपका इंटेंशन ही है कि बॉडी में स्ट्रेस को डेवलप करना। ठीक है, सो डायरेक्टली आपका इंट्यूशन है कि आप स्ट्रेस डेवलप करना चाहते हैं, तो लोड लगाकर किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप करना। तो ये जो स्ट्रेस होगा वो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस। और कुछ और ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान स्ट्रेसेस डेवलप हो जाना, ये इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस है उसमें डिफिनीशन में जो वर्ड आता है वो आता है डायरेक्ट स्ट्रेस का, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए,
और लाइक होना चाहिए। इक्वल का मतलब उनकी जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम होना चाहिए। और लाइक का मतलब जो नेचर है, नेचर टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सारे या तो टेंसाइल होने चाहिए या फिर सारे के सारे कैसे होने चाहिए, कंप्रेसिव होने चाहिए। अब एक बार डेफिनेशन देखिए, एक विशेष केस था, इसके लिए मैंने आपको बताया। अब डेफिनेशन समझ लीजिए, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये कहती है कि इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड, if a body is subjected equal and like direct stresses, then the ratio of this direct stress to the volumetric strain is constant within the elastic limit, and this constant is known as bulk modulus। हिंदी में समझिए, अगर किसी बॉडी के ऊपर इक्वल और लाइक मतलब समान और एक जैसे प्रत्यक्ष प्रतिबल लगे हुए हैं, तो प्रतिबल और आयतनिक विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता सीमा के भीतर नियत रहता है, और इस नियतांक को ही आयतन मापांक कहा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्म देखिए, ये तो हिंदी और इंग्लिश हो गई। मैथमेटिकली क्या है, तो इसको डिनोट करते हैं के से। तो के इज इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ पर कौन सा है, सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी से लिखते हैं। तो K इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी। यूनिट की बात करिए तो सेम यूनिट है, क्योंकि देखिए वो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस भी है, इसलिए K विल एंजॉय द सेम यूनिट एज सिग्मा। ठीक है, तो K की वही यूनिट होगी जो सिग्मा की यूनिट होगी, और सिग्मा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, इस तरीके की जो प्रेशर्स की यूनिट होती है, वही सेम यूनिट किसकी होती है, स्ट्रेस की भी होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रेस अलग चीज है, प्रेशर अलग चीज है। ठीक है, तो उसको मिक्स नहीं करना है, बस यूनिट की बात कर रहा हूं कि यूनिट सेम है, दोनों की यूनिट्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो यूनिट आप देखिए यहाँ पर अगर हम यूनिट ऑफ के की बात करेंगे, यूनिट ऑफ के की बात करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ सिग्मा अपॉन यूनिट ऑफ एप्सिलॉन वी। सो ये तो यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो दिस विल एंजॉय द सेम यूनिट एज ऑफ सिग्मा। सिग्मा की ही यूनिट होंगी जो कि के की यूनिट होंगी। सो आई थिंक क्लियर होगा आपको कि व्हाट इज द बल्क मॉडुलस। इट इज अ स्पेशल केस, और डिफिनीशन जो है वो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। आपको डिफिनीशन समझ में आनी चाहिए। डिफिनीशन अगर समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी भी एक स्ट्रेस का, अगर मैं इनमें से किसी भी एक स्ट्रेस का नेचर बदल दूं, तो ये डिफिनीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमें उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी को भी सीखना है, कि हम उसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस जो है वो आप हमेशा उस जगह पर लेंगे जहां पर आपने डायरेक्ट स्ट्रेस लगाया हुआ है और स्ट्रेसेस जो हैं वो इक्वल है सभी डायरेक्शंस में, और लाइक स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, तो उस केस में स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस के कारण ही स्ट्रेन डेवलप होता है। स्ट्रेन इज डेवलप्ड ड्यू टू द स्ट्रेस। ठीक है, सो जो डायरेक्ट स्ट्रेस आपने लगाया है उसके कारण उसके आयतन में जो विकृति आई है उसके अनुपात को नियत माना गया है, कहां पर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, विद इन द लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, वैसे एक बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि आपकी पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। ठीक है, तो बार बार अगर ये ना भी बोलूं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो भी ये बात होती है कि जो भी हम बोल रहे हैं वो सब कुछ कहाँ है, इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात हो रही है। क्लियर होगा ना आपको। चलिए, अब
हम लोग बात करेंगे, हमारे पास 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स आ चुके हैं। एक बार मैं सब कुछ समराइज कर देता हूं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। तो पहला इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो है E, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, आप चाहे इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर टेंसाइल अगर आप ले रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन भी होगा, या फिर कंप्रेसिव ले रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप निकल के आया है। ठीक है, दूसरा है जी। तो जी आपको पता है कि टाउ अपान फाई, दैट इज द शियर स्ट्रेस एंड दैट इज द शियर स्ट्रेन। So within the limit of elasticity, shear stress is directly proportional to shear strain caused by the shear stress, and this constant is known as modulus of rigidity. ये modulus of elasticity है। और तीसरा जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है अभी अभी जो आज की डेट में पढ़ा है वो है K इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन V। तो हमारे पास 3 इलास्टिक कांस्टेंट हैं, और इन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में हमें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करना है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जेईई में लगातार जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पर एक बार हम जो है म्यू को 1/m भी लिखकर अपने डेरिवेशंस को करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले जो मैं रिलेशन ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं ई और के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले मैं जो रिलेशनशिप ले रहा हूं वो ले रहा हूं ई और के बीच में रिलेशनशिप। तो पहला आपका टॉपिक आज का हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड के, ई और के बीच का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मैं वही फिगर बनाऊंगा जो आज मैंने स्टार्टिंग में फिगर बनाया था। थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल बॉडी लिया है, और इस पर मैंने इक्वल और लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगाए हुए हैं। इक्वल एंड लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगाए हुए हैं इस तरह से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो कल के टॉपिक को अगर आप याद कीजिए तो कल के टॉपिक में मैंने क्या किया था, मैंने इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लगाया था, इस डायरेक्शन में सिग्मा वाई लगाया था, और इस डायरेक्शन में सिग्मा जेड लगाया था। ठीक है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आया था कल का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपान ई, ब्रैकेट में था 1-2 एक बार आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने नोट्स को पीछे पलट कर देख सकते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला जो है वो आपको प्रूव कराया था। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम के केस में अब आप कहेंगे सर अगर 2 डायमेंशनल का केस आपने कराया नहीं था। हाँ, नहीं कराया था, 2 डायमेंशनल का हमने केस आपको नहीं कराया था। तो 2 डायमेंशनल का करना है तो सिग्मा जेड का वैल्यू 0 कर दीजिए, तो यही केस बन जाता है किसके लिए, 2 डायमेंशनल के लिए केस बन जाता है। मतलब इनमें से कोई भी एक स्ट्रेस आप 0 कर देंगे तो यही बन जाएगा किसका, 2 डायमेंशनल के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला। फिलहाल अभी हमारे पास जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने, ये हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, तीनों ही डायरेक्शंस में स्ट्रेस लगा रखा है। ठीक है, वहां पर जो फॉर्मूले में है वो अलग अलग स्ट्रेस लगा रखा है, लेकिन आज का जो केस है इसमें हमने सभी दिशाओं में इक्वल स्ट्रेस लगाया हुआ है। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले में हम लोग सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड क्योंकि हमारे इक्वल है और किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है, तो वो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपान ई 1-2 म्यू। सो ये आ जाता है 3 सिग्मा अपान ई 1-2 म्यू। ठीक है, सो ये आपके पास में आ जाता है। बस आपको करना क्या है, ये ई मैं इधर लाऊंगा और एप्सिलॉन वी जो है वो मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी करने के लिए। तो ई मैं इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये रहा ई, और एप्सिलॉन वी को मैं ई की जगह पे ले जा रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 3, और इसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा अपान एप्सिलॉन वी। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 सिग्मा ऊपर लिखा हुआ था, 3 सिग्मा है। ई की जगह पर एप्सिलॉन वी को ले आया हूँ, एप्सिलॉन वी की जगह पे ई को ले गया हूँ, ये है 1-2 म्यू। तो ये देखिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन वी, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द डायरेक्ट स्ट्रेस, सिग्मा इज द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड दैट इज इक्वल एंड आल्सो
लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, इक्वल एंड डायरेक्ट लाइक स्ट्रेस। तो ये आपका सिग्मा हो जाता है। तो ये अभी अभी हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ी है। डिफिनीशन किसकी है? दिस इज द डिफिनीशन ऑफ बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस की डिफिनीशन है कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी the ratio of this direct stress and volumetric strain is a constant and this constant is known as bulk modulus। तो यहाँ से आ जाता है 3k 1 minus 2 mu। सो ये आपका रिलेशन प्रूव हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको कराया है, ठीक है। अगर आप बुक्स का रेफरेंस लोगे, आप कहीं और भी देखोगे इसका डेरिवेशन, तो बहुत ही ज्यादा बल्कि आपको डेरिवेशन दिखाई देगा। उसका कोई मतलब नहीं है, हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन से उठा लिया है, ठीक है। आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे ना तो 2 लाइन में आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एक तरीके का डेरिवेशन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन E एंड K। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू इलास्टिक कांस्टेंट्स E एंड K। अब यहां पर हमने पॉइजन्स रेशियो को म्यू लिखा हुआ है, बट क्या होता है ना कि एसएससी जेई में पॉइजन्स रेशियो जनरली जो है वो 1/m लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको 1/m से भी एक बार रिप्लेस करके फॉर्मूला निकालेंगे। तो म्यू की जगह पर मुझे क्या रखना है? 1/m रखना है। तो ये आ जाएगा E, दिस इज 3k, दिस इज 1 minus 2/m, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3k m minus 2/m, और ये रहा E, m इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा me दैट इज इक्वल्स टू 3k m minus 2। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। ये दोनों रिलेशन जो है ना वो सेम रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी रिलेशन अलग है, दोनों ही रिलेशन सेम है। एक में पॉइजन्स रेशियो को म्यू लिया गया है और एक में पॉइजन्स रेशियो को एम लिया गया है। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बट एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसको जरूर अपने लर्न कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये रिलेशन जो है वो आपको ऑप्शंस में दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड K, ठीक है। तो आइदर ये वाला फार्मूला जो कि म्यू लेकर किया गया है पॉइजन्स रेशियो को, और आइदर ये वाला फार्मूला जिसमें पॉइजन्स रेशियो को 1/m लेकर किया गया है। तो दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे ही फॉर्मूले हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेशनशिप था E और K के बीच में। एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करिए अगर आपको ये समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया है तो फिर आप जहां पे नहीं समझ में आया है वो वाली चीज आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन E एंड G, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशनशिप। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड G। E और G के बीच में रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। E और G के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहां पर मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं। डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि यहां पर जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नहीं पढ़ा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के में आता है, जिसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अभी 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद में फिर मैं आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। और ये जो डेरिवेशन होता है E और G के बीच का जो रिलेशनशिप है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम से रिलेट करता है। तो यहां पर मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, बट एक बार जब मैं आपको मोहर सर्किल पढ़ाऊंगा, देखिए मोहर सर्किल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। जब भी मैं आपको मोहर सर्किल पढ़ाऊंगा एक बार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में याद कर दिलाइएगा कि सर आपने E और G का जो रिलेशनशिप है वो प्रूव नहीं कराया था, आप उसे एक बार प्रूव करा दीजिए, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो फिर हम आप उसको जो है जरूर प्रूव कराएंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं आपको जो रिलेशनशिप दे रहा हूं वो डायरेक्ट एक फॉर्मूले के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। कहीं भी प्रूव नहीं करना है। देखिए E और G के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बार म्यू को
1/m रख कर देखेंगे कि फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है। तो ये आ जाता है E इज इक्वल टू 2G 1 + 1/m। m को एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2G m + 1/m E। इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा ME दैट इज इक्वल टू 2G m + 1। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये दोनों ही फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले हैं, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। बस एक में आपने पॉइजन्स रेशियो को म्यू लिया है और एक में आपने पॉइजन्स रेशियो को 1/m लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप आ जाता है E और G के बीच में। ठीक है, अब हम लोग तीसरा रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे जिसमें हम तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स को एक साथ लेकर आएंगे। ठीक है, सो थर्ड आज के लिए जो आपका टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ई जी एंड के। रिलेशनशिप बिटवीन ई जी एंड के। ई जी के बीच में रिलेशनशिप है। देखिए ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू 3k 1 - 2 म्यू और ई इज इक्वल्स टू 2g 1 + म्यू। तो यहाँ पर देखिए आपको रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है, ई के और जी के बीच में। और ये जो म्यू है ना, ये आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। एक बार आप म्यू एलिमिनेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालूंगा म्यू की, तो 2g को इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा E/2g दैट इज इक्वल टू 1 + म्यू। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू E/2g - 1। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाल ली है म्यू की। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करता हूं, थोड़ी जगह चाहिए होगी। तो दैट इज E इज इक्वल टू 3k दैट इज 1 - 2 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी E/2g - 1। ठीक है, तो अब अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज 3k, ये आ जाएगा 1 - 2E/2g और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू +2 यहाँ से ये जो 2 है और ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारा क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू 3k एंड दिस इज 3 - E/g। ठीक है, E/g। अब आप चाहो तो इसको मतलब ई को एक तरफ ले आ सकते हो, हाँ, और बल्कि उसको करना भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3k, दिस इज 3g - E/g। ठीक है, g को इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा GE दैट इज इक्वल टू 3k और अंदर है 3g - E। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ देखेंगे इसके बाद में। तो ये आ जाएगा GE दैट इज इक्वल टू 3 3 या 9 9 kg आ जाएगा, 9 kg माइनस 3ke। इसको इधर ले आइए तो GE + 3ke दैट इज 9 kg। ठीक है, अब यहां से आप E कॉमन ले सकते हैं। तो E कॉमन लेंगे तो ये मैं पहले लिख रहा हूं 3k + g दैट इज इक्वल टू 9 kg। अब यहां से आपका E आ जाएगा 9 kg/3k + g। देखिए मैं इस रिलेशनशिप को कैसे याद रखता हूं, ये मैं तरीका आपको बताता हूं। मैं हमेशा इसको याद रखता हूं कि E इज इक्वल टू 9 kg/3 kg, E इज इक्वल टू 9 kg/3 kg। बस मैं इतना ध्यान रख रहा हूं कि 3k और g के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। ये मैं हमेशा याद रखता हूं। तो आप भी इस तरह से याद रख सकते हो कि E इज इक्वल टू 9 kg/3 kg। हाँ, ये रिलेशन एक तरह से आपको और भी देख लेना चाहिए, क्योंकि एसएससी जो अब सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछता है,
अब वो क्वेश्चन हमेशा क्या करता है, घुमा के पूछता है। तो 9 kg अपान क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार आप इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर दीजिए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/e दैट इज इक्वल टू 3k प्लस जी अपान 9kg, ऐसा मैं लिख पाऊंगा। मैंने क्या किया, पलट दिया है, ठीक है, बिल्कुल 180 डिग्री पे घुमा दिया है, ठीक है। तो ये 1/e हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, सबको अलग अलग कर दो। तो ये आ जाएगा 1/e दैट इज इक्वल टू 3k अपान 9kg प्लस जी अपान 9kg। तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड के से के कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/e दैट इज इक्वल टू 1/3g प्लस 1/9k। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा, और ये रिलेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये वाला रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। अगर आप याद नहीं रख सकते हो इसको, जैसे ठीक है कि 1/e दैट इज इक्वल टू 1/3g प्लस 1/9k, तो इन दैट केस आप ये वाला रिलेशनशिप जो है वो याद कर लीजिए, ये आपका सेकेंड्स में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत एक स्टेप लग रहा है, बस आपको इसको रिवर्स करना है, दोनों स्टेप्स को अलग अलग कर देना है, जो कट रहा है काट के, और सीधे आंसर निकाल लेना है। फिर भी अगर आप याद रख सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो रिलेशनशिप हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। इसमें म्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि म्यू और 1/m का कोई यहाँ पे ऐसा हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। तो ये दो रिलेशनशिप है, ई इज इक्वल टू 9kg अपान 3kg। 3kg को आप याद रखेंगे कि 3k प्लस जी, एंड 1/e इज इक्वल टू 1/3g प्लस 1/9k, ठीक है। तो ये आपके पास में दो रिलेशनशिप हैं। अभी आप देख लीजिए आज की समरी क्या है, ठीक है। ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट एक बार समरी देख लीजिए कि समरी क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर उसको आप देखिएगा। ये है सबसे पहला टॉपिक था बल्क मॉडुलस की बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो है वो रेशियो होता है, ठीक है। और ये किस तरीके से है उसका कंडीशन मैंने आपको बताया। उसके बाद में फिर मैंने समराइज किए कि तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, और हम आगे क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं सभी में रिलेशनशिप, ठीक है। ये पहला रिलेशनशिप था जो कि ई और के बीच में रिलेशनशिप था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको निकाला, एक रिलेशन ये निकल के आया था, और एक एम के टर्म्स में रिलेशन ये निकल के आया था, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है दूसरा रिलेशनशिप, ये मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो एक मोहर सर्किल टॉपिक है, उसमें आप मुझसे इस फॉर्मूले को प्रूव करवा सकते हैं, बट जब तक मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिया और उसके बाद में उसको 1/m वाला भी आपको दिखाया। उसके बाद में तीसरा रिलेशनशिप जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, ई म्यू और के बीच का रिलेशनशिप है। ये देखिए इसमें क्या किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। एक से हमने म्यू का वैल्यू फाइंड आउट किया है और दूसरी इक्वेशन में म्यू का वैल्यू पुट किया है, तो वहां से एक रिलेशन निकल के आता है, E इज इक्वल टू 9kg अपान 3kg। ये मेरा याद रखने का तरीका है, आप भी बना सकते हैं अपना तरीका, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो 3kg मैं बोल रहा हूँ 3k प्लस जी है, मैं ऐसा याद रखता हूँ, आप भी रख सकते हो। उसके बाद में ये जो SSC जेई में पूछा हुआ रिलेशन है कि 1/e दैट इज इक्वल टू 1, होता क्या ना, अभी आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा अगर आप देखो तो मैं इसको एक बार और कुछ करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। ये आ जाता है 1/e दैट इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए। सो 1/3 मैंने कॉमन लिया, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, ये 1/g आ जा रहा है, 1/3k आ जा रहा है, और ये 3 जो है मैं इधर भेज देता हूँ, ये फॉर्मूला बन जाता है 3/e दैट इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/3k। तो ये फॉर्मूला जो है ये SSC जेई में पूछा गया है, ठीक है। वो वाला नहीं पूछा गया है, ये वाला नहीं पूछा गया है, ये वाला पूछा नहीं गया है, ये वाला पूछा गया, ठीक है। तो आप देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछ रहा है, ठीक है, कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो ये सारा था आज की डेट में
इलास्टिक कांस्टेंट्स को लेकर मेरा लेक्चर। अब मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इसे नहीं कहूंगा, ठीक है, बस होता क्या है कि कई चीजें हम लोग करते हैं लेकिन अपने इंजीनियरिंग माइंड को यूज नहीं करते हैं। हमें जैसा पढ़ाया जाता है हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, हम कभी क्वेश्चनिंग नहीं करते, और जब तक हम क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं हम बेटर रिजल्ट्स नहीं ला सकते हैं, ठीक है। आपने हमेशा देखा होगा, चलिए मैं कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं। आगे मेरा जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। आप पहले मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब बताओ। आप होटल में जाते हो, वो कहते हैं सर ये जो पापड़ है या ये जो सलाद है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि आपको उसके लिए पे नहीं करना है, ठीक है, लेकिन वो आपको फ्री में भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पापड़ खा के चले आओ या सलाद खा के चले आओ, कि वो तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री है, वो आपने खाया और उठ लिए, ऐसा नहीं है। आप उनके यहाँ लंच या डिनर करते हो तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो है अपनी तरफ से एक पापड़ दे सकते हैं या कुछ सलाद दे सकते हैं, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो वैसे ही मतलब फ्री में मिलने वाली चीज जिसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो वो इन जनरल जो है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है, हो सकता है कई और वर्ड्स भी निकलते हो, लेकिन मैं इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा हूँ कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स के और भी मीनिंग समझाऊं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का क्या मतलब है। तो आप अगर देखेंगे तो जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर हम शियर स्ट्रेसेस बनाते हैं, शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो हम किस तरीके से शियर स्ट्रेस लगाते हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे शियर स्ट्रेस लगाते हैं, इस फेस पे, ये अगर आपका बॉडी है ए बी सी और डी, ठीक है, तो मैं कभी ऐसा नहीं होता है कि हमने शियर स्ट्रेस लगाया है तो सिर्फ ए बी फेस के ऊपर लगाया है। हम ऐसा नहीं करते, हम स्ट्रेस लगाते हैं तो यहां भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं और यहां भी लगाते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं और कहते हैं कि हमने बॉडी के ऊपर एक शियर स्ट्रेस लगाया। तो भैया एक शियर स्ट्रेस लगाया तो चारों क्यों लगाए हैं? चारों क्यों लगा दिए, चारों तरफ क्यों लगा दिया? एक शियर स्ट्रेस लगाया या शियर स्ट्रेस आपने टाउ लगाया तो सभी फेसेस के ऊपर क्यों लगा रहे हो? है नहीं ये बात सोचने वाली भाई। अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस लगाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं, तो हम कहते हैं हमने लेंथ के अलोंग लगाया, मतलब यूनिडायरेक्शनल लगाया, है ना, एक ही दिशा में। हमने दो दिशाओं में लगा दिया, हमने कहा हमने टू डायरेक्शनल लगाया। हमने तीनों डायरेक्शंस में लगा दिया, हमने कहा हमने थ्री डायरेक्शनल लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमने सिर्फ इतना ही कहा था ना कि हमने क्या किया है, बॉडी के ऊपर एक शियर स्ट्रेस लगाया, और आपने क्या किया, चारों तरफ आपने शियर स्ट्रेस बिखेर दिया, है नहीं ये वाली बात। तो आपने कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा होगा, ठीक है, सोचा होगा तो शायद अपने टीचर से आपने पूछा भी होगा, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि आपको उसका आंसर मिला या नहीं मिला है, बट मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई भी स्टोन जो है वो अनटर्न छोड़ूं आपके लिए, इसलिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्कआउट होता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहले तो मैं ये फिगर हटा रहा हूं, ठीक है, ये वाला फिगर हटा देता हूं और सिंपल एक फिगर बनाऊंगा। इसमें एक ही बस खाली फेस के ऊपर मैं शियर स्ट्रेस लगाऊंगा। तो ये मैंने यहां पर एक बॉडी लिया हुआ है ए बी सी और डी, और मैंने इसके इस फेस के ऊपर एक शियर स्ट्रेस लगाया है टाउ, शियर स्ट्रेस लगाया है टाउ। आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या होती है। किसी भी बॉडी में हम स्ट्रेस कब डेवलप कर पाते हैं, है ना, बॉडी में स्ट्रेस कब डेवलप होता है, बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होने की कंडीशन क्या होती है। तो पहली जो नेसेसरी कंडीशन है किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होने की, कि बॉडी जो है वो किस में होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब मेरे को आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पहले तो फार्मूला देख लो कि टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया,
ठीक है। फोर्स मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया, ठीक है, ये होता है टाउ का फार्मूला। अब फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस अगर हमें निकालना पड़े तो मैं क्या निकालूंगा, F इज इक्वल्स टू टाउ इंटू ए। ये आपका कहलाता है फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस, इसको कहते हैं फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस, फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमने एबी फेस के ऊपर, एबी फेस के ऊपर हमने क्या लगाया, हमने एक शियर स्ट्रेस लगाया टाउ, ठीक है। तो इस टाउ की वजह से इस एवी फेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से फोर्स कितना होगा, तो टाउ इंटू एवी फेस का एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई, हमें तो लेंथ पता है ना, ठीक है, हमें क्या पता है, लेंथ पता है। तो हम इसकी थिकनेस को मान लेते हैं टी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, लेट टी इज द थिकनेस, थिकनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। ये जो बॉडी है, इस बॉडी का थिकनेस कितना है, टी है, ठीक है। तो थिकनेस आपका ये इस तरीके से दिखाओगे आप, ये वाला थिकनेस, ये यही तो टी आपका हो जाएगा, ये वाली थिकनेस। तो ऊपर का एरिया कितना हो गया, ए बी इंटू टी, ए बी इंटू टी। अब मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, ये मैं बना नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो वो मैंने हटा दिया है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था कि वहां पर एरिया, देखिए रजिस्टिंग एरिया क्या होता है, रजिस्टिंग एरिया होता है ए बी इंटू टी। अब देखो इतना फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, राइट हैंड साइड में लग रहा है। किस तरफ लग रहा है, राइट हैंड साइड में लग रहा है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला है कि, मैंने आपको बोला है कि आपको अगर बॉडी में स्ट्रेस डेवलप करना है, ठीक है, तो आपका जो बॉडी होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो एक फोर्स जो है वो इस तरफ भी लगना चाहिए, इक्वल फोर्स। इक्वल फोर्स क्या है, वो किधर लगना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी लगना चाहिए। ये वाला जो फोर्स है किस तरफ लग रहा है, राइट हैंड साइड, किस तरफ लग रहा है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, टू बैलेंस दिस फोर्स, टू बैलेंस दिस फोर्स, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एन इक्वल फोर्स मस्ट बी एक्टेड इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में भी क्या करना चाहिए, एक इक्वल फोर्स लगना चाहिए। अब वो इक्वल फोर्स कैसे लगेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां पर जो डीसी वाली साइड है ना, यहां पर भी क्या लगाएंगे, एक शियर स्ट्रेस लगाएंगे। जब हम एक शियर स्ट्रेस यहां पे लगाएंगे तो आप देखिए अभी ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस ये हो जाएगा टाउ इंटू सी डी इंटू टी। अब आप देखो कि सी डी और ए बी क्या है, इक्वल है। सी डी इज इक्वल्स टू ए बी, सी डी इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों फोर्स जो है वो अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ गई है। तो फोर्सेस तो एक बार बैलेंस हो गए, पहले आपने यहां पर स्ट्रेस लगाया, शियर स्ट्रेस लगाया, उसके कारण आपको एक स्ट्रेस लगाना पड़ा सीडी वाले फेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसे बैलेंस करना था, तो बैलेंस करने के लिए हमने लगा दिया। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ गई है, और वो प्रॉब्लम क्या आ गई है, वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम आ गई है कि अब ये दोनों फोर्सेज जो हैं, जो एक राइट हैंड साइड में लग रहा है, एक सीडी फेस पर लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेज कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आपको कपल याद होगा, कपल, कपल क्या होता है, टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस फॉर्म ए कपल, ठीक है। और इस कपल का अपना एक मोमेंट होता है, ठीक है। और मोमेंट का काम क्या होता है, मोमेंट जो है किसी भी बॉडी के ऊपर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कपल क्या करेगा, कपल इस बॉडी को क्या करना चाहेगा, घुमाना चाहेगा। कपल इस बॉडी को क्या करना चाहेगा, घुमाना चाहेगा। किस तरफ घुमाना चाहेगा,
तो ये बॉडी जो है वो किस तरफ घूमेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बॉडी इन दोनों फोर्सेस की वजह से किस तरफ घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। ठीक है, और उस कपल का मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल formed by these two forces कितना होगा। तो एनी फोर्स, कोई भी आप एक फोर्स ले लीजिए, तो ये हो गया टाउ इंटू सी डी इंटू टी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो, तो डिस्टेंस क्या मैंने ले ली, बीसी। ठीक है, तो इतना मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों फोर्सेज मिलकर, एक जो ए बी पे लग रहा है और एक जो सी डी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेज मिलकर इतना मोमेंट डेवलप करेंगे। फोर्सेज तो एक बार बैलेंस हो गए, फोर्सेज क्या हो गए, एक बार बैलेंस हो गए, लेकिन अब क्या करने वाले, अब ये दोनों फोर्सेज चूंकि इक्वल हैं, अपोजिट हैं, पैरेलल हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, एक कपल फॉर्म करने वाले हैं, और ये कपल क्या करेगा, इस बॉडी को रोटेट कर देगा, अपनी जगह पर क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। और अगर रोटेट कर दिया तो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम चला जाएगा, बॉडी में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, और स्ट्रेस डेवलप होने के लिए बॉडी का स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। तो ये जो कपल है, ये किस तरह का कपल है, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। कैसा कपल है, क्लॉकवाइज कपल है। इस क्लॉकवाइज कपल को, इस क्लॉकवाइज कपल को हमें अगर रोकना है, मतलब हम इसका क्लॉकवाइज रोटेशन रोकना चाहते हैं, तो हमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल जनरेट करना होगा जो इसके, इस मोमेंट इसके बराबर हो, जिसका मोमेंट इस वैल्यू के बराबर हो। तो ही क्या करेगा, क्लॉकवाइज कपल और एंटी क्लॉकवाइज कपल एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, और बॉडी किस में आ जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में हमने एक टाउ डैश नाम का लगा दिया। ठीक है, अभी हम इस टाउ डैश की वैल्यू के बारे में बात करेंगे, फिलहाल अभी हमने इसमें क्या लगा कर दिया, एक टाउ डैश लगा दिया। थोड़ा सा मैं क्या करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा चिपक गया था इसलिए दूर कर दिया। ठीक है, तो ये टाउ डैश जो है वो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट, मतलब मैंने मान लिया कि इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक और शियर स्ट्रेस यूज किया, टाउ डैश, जिसे मैंने किस फेस पे लगाया, एडी फेस पर और बीसी फेस के ऊपर लगाया। ठीक है, तो अब चलिए, अगर मैंने ऐसा किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब ये दोनों मिलकर कितना मोमेंट डेवलप करेंगे, तो फोर्स कितना डेवलप कर रहे हैं, फोर्स डेवलप कर रहे हैं टाउ डैश इंटू बीसी इंटू टी। ठीक है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म्ड बाय टाउ डैश, टाउ डैश की वजह से क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा टाउ डैश इंटू, कोई भी आप एक साइड ले लीजिए, तो मैं बीसी ले लेता हूं, तो बीसी इंटू टी, तो ये तो फोर्स हो गया, इस वाले इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या ले लेता हूँ, सी डी ले लेता हूँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ले लेता हूँ, सी डी। सारा प्रोसीजर वैसे ही है, ये आप बीसी फेस के ऊपर निकालेंगे कि कितना फोर्स है, एडी फेस पर निकालेंगे कि कितना फोर्स है, दोनों फोर्सेज कैसे हैं, बैलेंस्ड हैं, दोनों फोर्सेज कैसे हैं, बैलेंस्ड हैं। अब ये दोनों फोर्सेज मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, एक कपल फॉर्म करेंगे, तो जो कपल फॉर्म करेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो मैग्नीट्यूड ही होगा। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये क्लॉकवाइज है और ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर करिए इनको, तो यहां से बराबर कर देंगे, ताउ इंटू सी डी इंटू टी इंटू बी सी, दैट इज इक्वल टू टाउ डैश इंटू बी सी इंटू टी इंटू सी डी। आप देखिए सी डी कैंसिल, टी कैंसिल, बी सी कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश, टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश। मतलब आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाउ डैश नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सेम मैग्नीट्यूड का एक शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर फेसेस के ऊपर भी। ठीक है, और ये जो आप पेयर लगा रहे हो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी को कहा जाता है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। ध्यान दीजिए किस तरीके से लगाते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस को, तो फिगर एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों जो एरो है ना वो किसी कॉर्नर पर मिलने चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि एक एरो यहाँ जा रहा है, एक एरो यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाले जो दो एरो हैं, मतलब किन्हीं भी दो कॉर्नर्स पर एरो मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, और चारों फेसेस के ऊपर आपको शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। जब भी कभी स्ट्रेस लगाएंगे ना, तो हमें चारों चारों फेसेस के ऊपर लगाना पड़ेगा शियर स्ट्रेस, और यही कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस का। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं भी समझ में आएगा तब भी चलेगा, क्योंकि आज से पहले भी आपने कभी डिमांड नहीं करी होगी कि टाउ आपने चारों फेसेस के ऊपर क्यों लगाया, लेकिन आज कम से कम कुछ तो आइडिया लगा होगा कि हाँ भाई लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा हो सकता ना समझ में आया हो, लेकिन तब भी कम से कम ये आइडिया तो लगा ना कि टाउ हाँ लगेगा, हाँ लगना चाहिए, हाँ ये जो लगता था ये मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, तो ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस वगैरह में आपसे पूछा जाने वाला है, तो ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट था जो आपको आना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में ओके या यस टाइप करिए अगर आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया हो तो फिर आप बताइए कि किस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया। वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। ठीक है, तो अभी आपने ये समझ लिया है, इसी के साथ में आपका जो टॉपिक है इलास्टिक कॉन्सेप्ट्स, इलास्टिक कॉन्सेप्ट आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्ट्रेन एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।